आज के सेशन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आर्टिकल 32 की चर्चा करवाएंगे। ये जो आर्टिकल 32 है इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स के सारे राइट्स ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकल 32 स्पेशल राइट्स इसलिए देता है कि इसमें कंप्लीट जस्टिस का कंसर्न्स बनता है। अर्थात जब भी फंडामेंटल राइट्स आपके कुछ खिलाफ जाते हैं या कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत जुडिशियरी की जो सुप्रीम कंसर्न्स है, अर्थात जुडिशियरी की जो सुप्रीम बेंच है, जो जुडिशियरी की जो सुप्रीम प्लेटफॉर्म है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे पहुंच सकते हो इस मुद्दे को लेकर। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका के जो शीर्षस्थ स्तर है, अर्थात जब भी कभी एग्जीक्यूटिव या स्टेट या कोई भी व्यक्ति यदि फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन कर रहा है, तो 32 कहता है कि यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अर्थात संवैधानिक अधिकार है कि सीधे आप फंडामेंटल राइट को प्राप्त कर सकते हो। और चूंकि जो व्यक्ति आपका हनन कर रहा है वो कौन है, या तो व्यक्ति है या सरकार है, तो सरकार और व्यक्ति के साथ आपकी जो फाइट होंगे या कंसर्न्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो कौन डील करेगा उसे? सुप्रीम कोर्ट, मतलब न्यायपालिका। और इसमें न्यायपालिका के जो सर्वोच्च स्तर है, तो न्यायपालिका की सबसे अपमोस्ट या टॉप मोस्ट कंसर्न है वो कहां है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच सकते हो। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच सकते हो डायरेक्टली संवैधानिक उपचार के लिए, अर्थात जहां भी फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन हुआ है। इसी को कई लोगों ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान की आत्मा। अब संविधान की आत्मा क्यों कही गई इस आर्टिकल 32 को? इसलिए कहा गया कि संविधान लागू कर देना मुद्दा नहीं है। प्रश्न यह है कि सारे संविधान लागू कर दिए गए, सारे कंसर्न्स लागू कर दिए गए, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, लेकिन कंसर्न्स यह है कि वो अधिकार लागू भी हो, उस संविधान का प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप नियम बहुत बना रहे हो, जैसे भारत जैसे देशों में क्या कहा जाता है, यहां नियम बहुत हैं लेकिन नियम का लागू नहीं हो पाता है। आप देखोगे तो पूरी पूरी किताबें भरी हुई है लॉ की, इसमें तमाम प्रोविजंस, तमाम नियम बनाए गए, लेकिन उसको लागू करने की जब बात आती है तो लागू नहीं होता है। सारे देश के लोग भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं, लेकिन अब देखो किसी भी ऑफिस में आज भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई बातें नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना काम करवाए, चाहे जैसे भी मीन्स से हो, अर्थात चाहे भ्रष्टाचार के द्वारा हो या नहीं के द्वारा हो। तो ये जो कंसर्न्स हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था में कहा गया कि नियम बनाना ही इनफ नहीं है, नियम का लागू होना भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का राइट दिया गया और ये आर्टिकल 32 में स्पेशल प्रावधान किया गया, और इसीलिए इसको संविधान की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान की आत्मा। अब ये जो संविधान की आत्मा है क्यों कहा गया? क्योंकि इसलिए कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स के एग्जीक्यूशन की बात करता है, फंडामेंटल राइट के एग्जीक्यूशन को कंफर्म करता है। अर्थात फंडामेंटल राइट लागू हुआ या नहीं हुआ इसकी वही कंफर्मेशन करता है। यदि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आपके कोई भी राइट्स या फंडामेंटल कोई भी राइट्स, ध्यान रखो कोई भी राइट्स नहीं, केवल जो फंडामेंटल राइट्स के कोई राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई राइट्स आपका हनन होता है तो आप पहुंच सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट। अर्थात ये कहा गया कि यदि एफआर का हनन होता है या आपको डिप्राइव किया जा रहा है इससे, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब यहां स्पेशली ये ध्यान रखो कि सामान्यतः जो हमारे यहां न्यायपालिका की कंसर्न्स है, न्यायपालिका की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और ये भी हर फैसले में नहीं, कंसर्न्स ये है कि आप हर फैसले की अपील भी नहीं कर सकते, अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते सिवाय फंडामेंटल राइट्स के अलावा। सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जाएंगे आप तो उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो व्यक्ति के लिए नहीं है। हाँ, स्टेट वगैरह के लिए कंसर्न्स है कि दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो या स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें एक व्यक्ति डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता वहां,
केवल एक्सेप्शनल इस केस को छोड़ के, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, अन्य कोई भी सिविल राइट्स या लीगल राइट्स के आपके हनन होते हैं तो आप या तो लोअर कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। इन दोनों कोर्ट में जब आप हारते हैं या उस फैसले के खिलाफ यदि आपको अपील करनी है तभी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। लेकिन ये अकेला फंडामेंटल राइट्स ऐसा है, और इसमें भी आर्टिकल 32 जो आपको बताता है कि यदि फंडामेंटल राइट से कंसर्न होंगे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और इसीलिए इसमें मतलब यह है, इसको कंप्लीट न्याय के कंसर्न भी कहे जाएंगे कि तमाम प्रोसीजर के बीच में फंस के आप, ऐसा ना होगा कि जो न्याय होंगे या जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो प्रोसेस में फंस के समाप्त हो जाए। इसलिए बाद में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। इसी 32 में रिट्स की व्यवस्था की गई है। रिट्स का मतलब वो न्यायादेश जो अल्टीमेट जरूरी है, तत्काल जरूरत है न्याय की स्थापना के लिए या फंडामेंटल राइट्स को बहाल करने के लिए। तो 5 रिट्स भी यही सुप्रीम कोर्ट को राइट्स दिए गए हैं कि वो 5 रिट्स जारी कर सकता है। इसके अलावा भी यदि कोई उसको ऐसा कंसर्न लगता है वो जारी कर सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि 32 क्या है, संविधान की आत्मा है। कंसर्न्स क्या है, यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। अब इसमें बात करें तो जो 32 है इसमें कई सारे क्लॉजेज हैं आर्टिकल 32 के। तो मूलतः इसमें 4 क्लॉजेज हैं। अब ये जो 4 क्लॉजेज हैं तो इस 4 क्लॉजेज में क्या है इसको ध्यान रखो। जो इसका आर्टिकल 32 का फर्स्ट है वो ये कहता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के केस में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। अर्थात जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, उल्लंघन का मतलब जब इस पे कुछ हानि हो तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। पहुंच सकता है, ये राइट कहां है, आर्टिकल 32 के फर्स्ट में। इसके बाद कहा गया कि इसके जो क्लॉज सेकंड है 32 का सेकंड कहता है कि जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा तो ऐसे कंसर्न्स में उस फंडामेंटल राइट को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो जैसा चाहे डायरेक्शन दे सके, ऑर्डर दे सके या रिट बहाल कर सके, जो कुछ भी है वो उस पार्ट को कर सकता है। तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, क्या राइट है, कि वो जैसा चाहे ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट जारी कर सकता है। क्यों ऑर्डर जारी करेगा, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अर्थात फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जारी कर सकता है, ऑर्डर, डायरेक्शन या फिर रिट। अब इसी तरह कंसर्न्स में ऑर्डर का मतलब तो आदेश पता ही है, डायरेक्शन मतलब किस तरीके से कंसर्न्स होंगे वो कुछ गाइडलाइंस, या रिट को 5 रिट होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे रिट कौन कौन से होते हैं। तो ये 5 रिट्स जारी करने के राइट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग क्लॉज 3 की बात करते हैं। जो क्लॉज 3 है इसका, क्लॉज 3 कहता है कि यदि संसद या सरकार, तो इसमें यह कहा गया कि यदि संसद को लगे तो ये जो रिट्स निकालने का राइट है वो किसी अन्य न्यायालय को भी दिया जा सकता है। अर्थात मूल संविधान में किसको दिया गया, 32 में केवल सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद इसमें 32 के थर्ड क्लॉज में यह कहा गया कि यदि पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, तो इसके जो भी डायरेक्शंस या रिट्स या जो कुछ भी हैं वो अन्य कोर्ट को भी इसके राइट्स दिए जा सकते हैं कि व्यक्ति वहां भी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए संविधान में ही आगे जब चर्चा करवाएंगे तो आर्टिकल 226 भी है। आर्टिकल 226 के तहत यही राइट बाद में हाई कोर्ट को भी दिए गए। हाई कोर्ट को कुछ अलग राइट्स भी दिए गए। यहां केवल फंडामेंटल राइट्स के कंसर्न्स हैं, वहां फंडामेंटल राइट्स के साथ लीगल राइट के भी प्राप्ति के लिए, एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो तो वहां हाईकोर्ट वाले सेक्शन में, जुडिशरी के सेक्शन में चर्चा करवाएंगे। अभी आप यह ध्यान रखो कि रूल थर्ड, इसका क्लॉज 3 कहता है कि ये जो भी डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट है, इसको जारी करने का राइट पार्लियामेंट किसी अन्य कोर्ट को भी दे सकती है। हां, इसमें एक कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट से छीना नहीं जा सकता।
स्पेशली इस बात को ध्यान रखो कि रिट्स आदि के जो राइट्स हैं उसको बढ़ाया तो जा सकता है, बढ़ाया तो जा सकता है का मतलब ये होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, हम लोअर कोर्ट को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट से छीन लेंगे या हाई कोर्ट से छीन लेंगे। तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकारिता को, अर्थात अधिकारिता का मतलब कौन सा कोर्ट जारी करे, इस मुद्दे पे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो रूल 3 कहता है, इसी का क्लॉज 3 कहता है कि आदि जारी करने का राइट अन्य कोर्ट को भी दिया जा सकता है, अदर कोर्ट को भी दिया जा सकता है। और ये जो दिया जा सकता है, तो अभी इसकी कंसर्न्स की बात करें तो अभी ये किसको मिला है, तो अभी स्पेशली अब ध्यान रख लेंगे कि अभी आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट तक बढ़ाया गया है, हाई कोर्ट को अधिकृत किया गया है या ऑथराइज किया गया है। मतलब ये जो राइट्स है वो 226 के तहत हाई कोर्ट भी किया जा सकता है। अभी लोअर कोर्ट को ये राइट नहीं दिया गया है, लेकिन यदि पार्लियामेंट भविष्य में चाहे तो लोअर कोर्ट को भी ये राइट दे सकती है। हाँ, स्पेशली ये ध्यान रखो कि जिसको ये राइट मिला है उसकी अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो राइट्स है उसको छीनी नहीं जा सकती। स्पेशली ये ध्यान रखो, अधिकारिता इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, सॉरी, अधिकारिता इंक्रीज किया जा सकता है, अर्थात अन्य कोर्ट को भी दिया जा सकता है, बट घटाया नहीं जा सकता। अब ऐसा क्यों होगा, घटाया क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि घटाया जाने की यदि राइट्स दे दें तो पार्लियामेंट को राइट मिल जाएगा, और यदि पार्लियामेंट को राइट मिले तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में इतनी मेजोरिटी आ जाए कि किसी दिन ये राइट वो सारे न्यायालयों से भी छीन ले, और यदि सारे न्यायालयों से ये राइट छीन ले तो फिर क्या होगा, तो फंडामेंटल राइट्स केवल वॉइड हो जाएगा, केवल वो खोखला कंसर्न्स होंगे जिसमें उसका लागू हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो राइट्स, रिट्स, एक्सेट्रा जारी करने के राइट्स हैं उसको आप बढ़ा तो सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हाई कोर्ट के पास भी है, लोअर कोर्ट को भेज सकते हैं, लेकिन हम किसी को छीन नहीं सकते, अर्थात हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को जिसकी पावर है इसको खत्म नहीं किया जा सकता कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता, ऐसा सरकार नियम नहीं बना सकती, पार्लियामेंट ऐसा नियम नहीं बना सकता। इसके बाद जो इसी में रूल 4 है 32 का 4, ये 32 का 4 क्लॉज कहता है कि जो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स के निलंबन करना हो, कभी सस्पेंड करनी हो सरकार को, तो फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंड करने के लिए केवल पार्लियामेंट जो विधि बनाए, अर्थात जो संसद जो विधि बनाए, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। अर्थात जैसे एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर एक्सेट्रा के द्वारा, या नॉर्मली भी सरकार यदि किसी स्तर पे चाहे बिना पार्लियामेंट के कंसर्न्स का जो फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए बाकायदा संविधान में जो संसद है, संसद को बाकायदा उसके लिए कानून बनाने होंगे, बाकायदा उसे नियम बनाने होंगे, और उस नियम के तहत ही संविधान जो फंडामेंटल राइट्स उसका निलंबन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अर्थात जो 32 का 4 है ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं शैल नॉट बी सस्पेंडेड, shall not be suspended except as otherwise provided with this constitution। अर्थात ये होगा कि फंडामेंटल राइट्स का 32(4) कहता है कि केवल उसी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है जिस तरीके की व्यवस्था इस संविधान में किया गया है। अर्थात इसी संविधान में यदि संविधान को निलंबन फंडामेंटल राइट्स करने की कोई व्यवस्था है तो वैसे तो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अर्थात ये कहता है कि फंडामेंटल राइट का निलंबन, सस्पेंशन, केवल संविधान में दी गई व्यवस्था के तहत ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। व्यवस्था के तहत ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये हो गया 34। अब हम लोग कुछ 32 का 4
अब हम लोग कुछ रिट्स की चर्चा कर लेते हैं। जो ये रिट्स है, तो रिट्स निकालने की शक्ति, रिट्स क्या है? इसको कहते हैं न्यायाधीश। ये जो न्यायाधीश है, ये रिट है, ये 5 टाइप के रिट की व्यवस्था की गई है। ये इंग्लिश रूल से आया है, अर्थात अंग्रेजों के नियम इंग्लैंड के रूल से आया है। ये जो 5 रिट्स हैं, ये रिट्स अभी जारी कौन कर सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। किससे? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट जारी कर सकता है 26 के तहत, इसके तहत जारी कर सकता है। हां, इसमें कंसर्न्स ये है, एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रख लो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट्स जारी कर सकता है। केवल फंडामेंटल राइट्स का जहां उल्लंघन हुआ है वहां सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए। जबकि जो हाई कोर्ट है, इसका एरिया ज्यादा एक्सपेंडेड है। इसका मतलब यह होगा कि ये फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट, लीगल का राइट का मतलब हुआ कि वो कानून जो आपको संविधान द्वारा या किसी अन्य तरीके से भी फंडामेंटल राइट के अलावा भी जो राइट्स हैं, उस राइट्स को भी लागू करने के लिए हाई कोर्ट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि सामान्य अर्थ में जो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोर पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सुपीरियर है, पावरफुल है। लेकिन यदि एरिया ऑफ जो एक्सपेंशन की बात करें, तो एरिया ऑफ एक्सपेंशन यहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कम है और हाई कोर्ट का एरिया ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट अर्थात जो विधिक अधिकार हैं उस पर भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट पर अर्थात विधिक अधिकार, जो आपके अगर जो भी राइट्स हैं संविधान में मेंशंस हैं या और कहीं भी मेंशंस हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सब लीगल राइट्स आते हैं। तो ये जो लीगल राइट है सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता इस पे, जबकि जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों पे जारी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है वो बड़ी है, विस्तृत है। यहां ध्यान रखो, सुपरमेसी नहीं है, विस्तृत है। विस्तृत का मतलब उसका एक्सपेंशन ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों पे कर सकता है। अब यहां से हम लोग आगे चर्चा करवाएंगे, तो थोड़ा समझ लो कि जो रिट है व्यवस्था कहां है, 32 के 2 में है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं रिट होता कौन कौन सा है। तो ये जो रिट्स हैं, ये 5 रिट्स हैं। 5 रिट्स में कौन कौन सा होता है इसको समझ लो। सबसे पहला होता है हैबियस कॉर्पस। अब ये जो हैबियस कॉर्पस है इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है, निरुद्ध किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उसके कॉर्पस अर्थात उसके बॉडी को हमारे सामने लाओ। इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट के पास ये राइट है, कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट इन्फोर्स करने के लिए चाहिए होगा कि कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कर सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब यह होगा कि व्यक्ति को सशरीर इन बॉडी प्रेजेंट करो। जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में या तो व्यक्ति खुद प्रेजेंट हो सकता है या फिर उसका कोई जो प्लीडर है, जो वकील है, एक्सेट्रा प्रेजेंट हो सकता है। तो यदि किसी की इलीगल ऐसी डिटेंशन हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो या और उसको उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि किसने गिरफ्तार किया, कहां गिरफ्तार किया गया है। जैसे कई बार कथन बनती है ना, पुलिस वाले किसी को उठा के ले जाते हैं या कोई अन्य व्यक्ति ही उसको उठा के ले गया, पता नहीं चल रहा है कोई व्यक्ति कहां है, नहीं है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। ऐसे कंसर्न्स में उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे या उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड होंगे या फिर उससे संबंधित जो कोई भी व्यक्ति होगा, वो कोर्ट में इस आदेश के लिए चर्चा कर सक इसके लिए अपील कर एप्लीकेशन दे सकता है कि वो व्यक्ति कहां है, इसकी हमें जानकारी मिले। और इस व्यक्ति की जानकारी केवल जानकारी ही नहीं होगी, कोर्ट उसे आदेश देगा कि सदेह अर्थात इन बॉडी उस बॉडी को, उस व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर करवाओ। इससे यह होता है कम से कम उस व्यक्ति की सच्चाई पता चल जाती है कि वो कहां है, किस परिस्थिति में है। हाँ, अब यदि लीगल डिटेंशन, यदि डिटेंशन एक्सेट्रा लीगल है तो फिर उसको सुपुर्द किया जाएगा, फिर वो डिटेंशन या जेल में रहे, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। लेकिन यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाए तो आगे की मामले की सुनवाई ही तब होगी जब उस व्यक्ति को पहले कोर्ट के सामने लाया जाएगा। स्पेशली ध्यान रखो, इस हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है, लैटिन टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को या जो बंदी है, बंदी का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जिसको आपने बंदी बनाया है, बंदी बनाने का मतलब हुआ जिसको आपने डिटेन कर रखा है या अरेस्ट कर रखा है, उस व्यक्ति को कोर्ट में सदैव उपस्थित लाओ। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को या बॉडी को, ऐसे कहते हैं कि जो बंदी है या व्यक्ति है, पीपल को
इन बॉडी, इन बॉडी का मतलब सदेह उपस्थित करो। ये कब होता है? जब डिटेंशन इलीगल हो रहा हो। इलीगल डिटेंशन का मतलब होगा जब गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार किया गया हो। गलत तरीके से गिरफ्तारी के केस में। और स्पेशली ध्यान रखो, फंडामेंटल राइट्स हमने नॉर्मली कहा है किसके खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ। लेकिन इस केस में, हैबियस कॉर्पस के केस में स्पेशली ये पावर है कि कोई निजी व्यक्ति भी यदि किसी को अपहरण कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो कोर्ट पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, जिसको भी लगे आदेश दे सकती है कि उस व्यक्ति को उपस्थित करवाओ शरीर के साथ, और पुलिस को राइट मिल जाएगी कि जहां भी पॉसिबल हो उसे छापा मारे या जैसे भी हो उस व्यक्ति को उपस्थित करवाए कोर्ट के पास। तो सामान्यतः क्या होता है? सरकार के खिलाफ। लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कंसर्न्स है वो किसके खिलाफ होगा? ये सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है, एनी पर्सन ऑल्सो। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने उसको डिटेन किया है, किसी व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार किया है, अरेस्ट कर रखा है, तो ऐसे कंसर्न्स में इसके लिए भी लागू हो सकता है। अब यहां क्या है? सरकार पे भी और प्राइवेट व्यक्ति पे भी, एनी पर्सन अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन ऑल्सो, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी लागू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो, सामान्यतः जो कंसर्न्स है या अन्य रिट्स भी सब पे लागू नहीं हो सकता है। जनरली ये किस पे लागू होता है? सरकार पे। लेकिन हैबियस कॉर्पस किस पे? पर्सनल या प्राइवेट व्यक्ति पे भी लागू हो सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और भी होगी, नॉर्मल कंसर्न्स होता है, एक टर्म होता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब यह हुआ कि यदि अन्य जो भी राइट्स हैं या अन्य जो भी अधिकार है और उस पर किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो आपको लागू नहीं हो सकता, ऐसे कंसर्न्स में उस मुद्दे को लेकर आप दूसरी बार नहीं आ सकते, या अन्य जो भी रिट्स हैं हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यहां यह कहा जाता है कि हैबियस कॉर्पस के केस में ऐसा लागू नहीं होता रेस जुडिकेटा का केस। हाईकोर्ट ने यदि खारिज भी कर दिया है उस मुद्दे को तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अर्थात हैबियस कॉर्पस के केसेस में एक स्पेशल सा यहां यह कहा गया है कि यहां रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता, रेस जुडिकेटा का मतलब पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। अर्थात यह है कि यदि हाईकोर्ट रिफ्यूज कर दे, यदि हाईकोर्ट रिफ्यूज करे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाई जा सकती है, इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए या इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाई जा सकती है। अब प्रश्न उठेगा कि व्यक्ति जाएगा कौन कोर्ट में, केस कौन करेगा? तो एक टर्म होता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब यह होगा कि सामान्य कंसर्न्स में जो हमारे यहां नियम होते हैं उसमें वही व्यक्ति केस कर सकता है जो व्यक्ति उस मुद्दे से डायरेक्टली संबंधित रहा हो या इनडायरेक्टली संबंधित रहा हो। डायरेक्टली का मतलब या तो आप संबंधित है तो आपके पिता, आपके माता, आपके भाई बहन या आपके कोई रिलेटिव्स जो डायरेक्टली उस आपसे संबंधित है वो व्यक्ति केस कर सकता है, या आप खुद केस कर सकते हो। इसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। अर्थात जिस व्यक्ति का बाद से कोई संबंध नहीं होगा वो व्यक्ति केस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कंसर्न्स बनाए गए हैं जिसमें कहा गया कि जिसमें लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं होगी, अर्थात व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जो आपसे संबंध नहीं भी रखता है वो व्यक्ति भी केस कर सकता है। यहां लोकस स्टैंडी भी लागू नहीं होता। इसमें क्या है? सबसे पहले रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता, अर्थात हाई कोर्ट में रिफ्यूज करे तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा जो इसमें कंसर्न्स है, लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता। लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता अर्थात ये होगा, लोकस स्टैंडी क्या होता है ये भी ध्यान रखो। लोकस स्टैंडी हमने कहा, लोकस स्टैंडी का मतलब हुआ कि केवल वही व्यक्ति केस कर सकता है या कोर्ट पहुंच सकता है जो उससे संबंधित हो। अब जो व्यक्ति संबंधित नहीं है वो नहीं पहुंच सकता। लोकस स्टैंडी का मतलब कोर्ट वही जा सकता जो मुद्दे से संबंधित हो, जो मुद्दा से संबंधित नहीं हो उसे कोर्ट नहीं जा सकता, वो केस नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रश्न में लोकस स्टैंडी लागू नहीं होगा। इसका मतलब होगा यदि किसी व्यक्ति की इलीगल गिरफ्तारी की गई और मान लो उसके फैमिली में कोई मेंबर नहीं है या सक्षम है, या कोई मेंबर सक्षम नहीं है, एफिशिएंट नहीं है,
ऐसे कंसर्न्स में तो फिर तो उसे कोई भी गिरफ्तार कर ले, कोई भी किडनैप कर ले, ऐसे क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में लोकस स्टैंडी हटा दिया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, चाहे उसका परिवार का हो या उसका जानने वाला हो या नहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के लिए वाद ला सकता है। अर्थात जब लोकस स्टैंडी लागू नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट पहुंच सकता है। जबकि सामान्य कंसर्न्स में क्या होता है, नॉर्मल जो भी मुद्दा होता है उसमें लोकस स्टैंडी लागू होता है, यहां लोकस स्टैंडी लागू नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या क्या हो जाएंगे इसमें, या तो उसका फैमिली मेंबर, ये तो लोकस स्टैंडी हो जाता है, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या एनी अदर पर्सन, जो भी लगे, कोई भी व्यक्ति जो उससे संबंधित हो, जिसको लगे कि इस मुद्दे में हमें इंटरफेयर करना चाहिए, वो लोकस स्टैंडी के रूप में हटके वो कोर्ट पहुंच सकता है। ये होता है हैबियस कॉर्पस। इस कंसर्न्स में यह है एक पॉइंट और भी कि जो व्यक्ति इसका सपोर्ट कर रहा है उसको प्रत्यक्ष जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कानून सन्याल केस आया था, नक्सलाइट मूवमेंट को जब आप पढ़ोगे तो कानून सन्याल केस में इस बात पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी, डिस्कशन हुआ था। उसमें कहा कि प्रत्यक्ष उस व्यक्ति की पेशी की आवश्यकता नहीं है, जो केस कर रहा है जो व्यक्ति, वो भी डायरेक्ट जाने की उसकी जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट भी जा सकता है। अर्थात प्रत्यक्ष पेशी की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। कानून सन्याल मामला में कहा गया कि जो केस कर रहा है वो डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है उसे। अब यहां इसके बाद जो दूसरा कंसर्न है हमारा, जो दूसरा रिट है, वो दूसरा रिट कहा जाता है परमादेश। परमादेश का मतलब मैंडेमस। अब ये क्या होगा, परमादेश, मैंडेमस का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैंडेटरी है, करना ही है, और परमादेश मतलब परम का आदेश, अर्थात जो सुपीरियर है उसका आदेश है। तो ये मतलब किसका होगा, ये सुपीरियर व्यक्ति आदेश देगा किसको, लोअरर को। अब सुपीरियर यदि लोअरर को आदेश दे रहा है, इसको कहते हैं परमादेश। अब इसमें भी क्या होगा, तो इसमें कहता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। आदेश देते का मतलब कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको करने ही होंगे। तो इसका परमादेश का मतलब ये होगा हम आदेश देते हैं, वी कमांड। वी कमांड या ऑर्डर, मतलब ये होगा जो सुपीरियर है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, इसमें और कोई प्रश्न नहीं होंगे। ये होता है मैंडेमस। अवश्य बात है, ये कौन करेगा, तो सुपीरियर करेगा। किसके लिए, लोअरर के लिए। ऑलरेडी किससे संबंधित ये मसला है, तो जुडिशरी से संबंधित मसला है, जिसका मतलब ये कौन करेगा, सुपीरियर कोर्ट। और सुपीरियर कोर्ट में भी कौन कोर्ट आएगा, चूंकि हमने कहा कि इसमें दो ही कोर्ट के पास तो भी राइट है, सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट के पास। तो जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए ये जारी कर सकता है। सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में कौन सा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो भी है सुप्रीम। अब यदि सुप्रीम कोर्ट के केस में बात, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए भी कर सकता है। हाई कोर्ट किसके लिए कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट अपने से लोअर के लिए कर सकता है, जहां भी करना हो। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगा, किसके लिए जारी किया जा सकता है, तो इसमें यह कहा जाता है कि परमादेश ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों पे जारी किया जा सकता है। दोनों पे जारी मतलब जुडिशियल लोअर कोर्ट पे तो किया ही जाएगा, लेकिन और एग्जीक्यूटिव पे भी किया जाएगा, जबकि सामान्यतः एग्जीक्यूटिव पे ऐसा नहीं किया है। सामान्यतः एक कोर्ट का मसला है, लेकिन जैसे मान लो कई जगह ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पब्लिक सर्विस एक बिल लाया गया। पब्लिक सर्विस बिल का मतलब यह होगा कि कुछ काम 15 दिन के अंदर ही करने हैं, ऐसा सरकार ने नियम बना दिया है। तो कोर्ट यदि ऐसा इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट में जाए, तो मैंडेमस के तहत कोर्ट को यदि लगे तो कोर्ट अपने से सुपीरियर, अपने से लोअर कोर्ट को या एग्जीक्यूटिव अर्थात सरकार को या ऑफिस को भी कह सकता है कि इतने दिन के अंदर यह काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे कंसर्न्स में हमने कहा कि ये क्या होगा, सुपीरियर लोअर कोर्ट को, तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसको देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये दो लोगों को दे सकता है, लोअर कोर्ट को भी, लोअर कोर्ट को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। एग्जीक्यूटिव अर्थात सरकार या किसी अन्य ऑफिस को भी। अब यहां ध्यान रखो, ये लोअर कोर्ट को भी दिया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव को भी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी दे सकता है, हाई कोर्ट
लोअर कोर्ट को भी दे सकता है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट को भी दे सकता है, ये मैंडेमस है। अब यहां लेकिन एक बात स्पेशली ध्यान रखो, परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, जबकि हैबियस कॉर्पस में क्या था, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी दिया जा सकता है। ऐसा कोर्ट किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि आप ये काम करेंगे, जो उस व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन है, वो करे या ना करे, हमारी विवेक है, विवेक का मतलब हमारी इच्छा है कि हम करें या ना करें। तो ध्यान रखो स्पेशली जो परमादेश है वो प्राइवेट व्यक्ति पर लागू नहीं होता, प्राइवेट व्यक्ति या संस्था पर लागू नहीं होता, संस्था पर लागू नहीं। जबकि हैबियस कॉर्पस में क्या था, वो प्राइवेट के लिए भी सरकारी के लिए भी सब पे लागू था। इसमें क्या है, स्पेशली प्राइवेट व्यक्ति पे लागू नहीं है, हाँ सरकार पे या कोर्ट दोनों पे लागू है, तब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पे ये लागू है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसमें थर्ड रिट, उसका नाम है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब यह है कि किसी कार्य से रोक देना। तो ये जुडिशियरी के लिए होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता, ये जुडिशियल ऑफिस पे होता है, जुडिशियरी ऑफिस। जुडिशियरी ऑफिसर के लिए, अब जुडिशियल ऑफिसर का मतलब क्या होगा कि जो न्यायाधिकारी है कोई या कोई न्यायालय है, उसको किसी कार्य को करने से रोका जाना। तब ये कौन करेगा फिर, तो ये फिर भी सुपीरियर, जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, तो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहां सुपीरियर कोर्ट फिर कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यही दोनों करेगा, ये दोनों में से कोई भी किसी को कर सकता है। अब ये जो प्रोविजन है इसमें कहा क्या जाता है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी चीज को रोक देना, कि मतलब फैसला करने से मना कर देना, किसी फैसला को करने से रोकना, किसी मुद्दे पर फैसला को रोकना या फैसला करने से रोकना, स्पेशली ध्यान रखो, कह देगा कि किसी मुद्दे को इस कोर्ट में नहीं सुना जाए या अभी तत्काल इस पे रोक हो। अब ये कब किया जाता है, ऐसे कंसर्न्स क्या होंगे, तो कहा जाता है ये तब किया जाता है, इसके लिए कंसर्न्स बनाएंगे कि यहां मतलब इसके लिए जो कंसर्न्स है, कंडीशन क्या है, कब ऐसा होगा। तो इसमें यह कहा गया कि कोर्ट को जब ऐसा लगे, किस कोर्ट को, सुपीरियर कोर्ट को, जो कोर्ट आदेश जारी करता है कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है या दोनों ही पार्टी को सुनने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया, अर्थात दोनों ही पार्टी में जो अपोजिट पार्टी है उसकी भी जो कंसर्न्स थे उसको सुना नहीं जा रहा है, या न्याय के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाना बाकी है, ऐसे परिस्थिति में कोर्ट आदेश दे सकता है लोअर कोर्ट को कि आप इस मुद्दे पे अभी फैसला नहीं करेंगे। तो कब कब होगा, तो इसमें जब नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस फैसला होने वाला हो, ये फैसला हुआ नहीं है, होने वाला हो, या फिर दोनों पक्षों को प्रॉपरली सुना नहीं दिया जा रहा है, दोनों पार्टीज को प्रॉपरली सुना नहीं गया, सुना नहीं जा रहा। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि जजों पे भी आरोप लगता है कि वो जज इससे संबंधित है, अब जज यदि पार्शियल है, जज यदि किसी की फेवर में है, जज यदि इंक्लाइंड है, तो ऐसे कंसर्न्स में भी जो अपोजिट पार्टी होगा वो अपने से सुपीरियर कोर्ट में पहुंच सकता है और कह सकता है कि वहां पार्शियलिटी हो रही है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है या हमें पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। तीसरा ऐसे में कंसर्न्स में क्या क्या होंगे, जब जज निष्पक्ष नहीं हो, निष्पक्ष नहीं हो अर्थात न्यूट्रल नहीं हो, इंक्लाइन हो, तो इन सब कंसर्न्स पे जब भी होगा तो सुपीरियर कोर्ट ऐसा जारी कर सकता है। लेकिन स्पेशली ये ध्यान रखो, ये कब है, ये फैसला होने से पहले का है, ये कब है, ये फैसला होने से पहले है। अर्थात जो प्रोहिबिशन है वो कब दिया जा सकता है, जब प्रोसेसिंग चल रही हो, फैसला नहीं हुआ हो। पर फैसला नहीं आया हो,
अब इसी कंसेंस में प्रोहिबिशन से ही मिलता हुआ एक और भी है, उत्प्रेषण। सर्टोरेराई का मतलब यह होगा कि ऐसा उत्प्रेषण। अब ये जो सर्टोरेरी है, इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत हद तक ये प्रोहिबिशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था कि प्रोसेसिंग चल रहा हो पर फैसला नहीं आया हो। उत्प्रेषण का मतलब यह होता है कि कोर्ट किसी मुद्दे को अपने पास बुला लेती है। कौन बुलाएगा? सुपीरियर कोर्ट। कब? जब फैसला गलत हो गया हो, अर्थात या तो पूरे फैसले पे या कुछ पार्ट के या कुछ फैसले या कुछ ऑर्डर गलत हो गए हो। कैसे गलत हो गया होगा? तो वही कंसर्न्स होंगे, या तो जज निष्पक्ष नहीं हो, या प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो, या पूरी तरह से उसे सुना नहीं गया हो और इस आधार पर कुछ गलत फैसला दे दिया गया हो। ऐसे कंसर्न्स में जो सुपीरियर कोर्ट होता है उसके पास राइट होता है कि उस पूरे मुद्दे को अपने पास बुला ले। अपने पास बुलाने के बाद जो कुछ इश्यूज हैं या तो पूरी तरह उसे सॉल्व कर दे या कुछ गाइडलाइंस देने के साथ साथ दोबारा उस कोर्ट को भेज दे और कहे कि ऐसे ही आपको सुनवाई करनी है। तो इसमें क्या होगा? सर्टोरेरी का मतलब यह होगा उत्प्रेषण। ये कब लागू होता है? इसमें होता क्या है कि इसमें सुपीरियर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट से मुद्दे को अपने पास बुला लिया जाता है। सुपीरियर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट से मुद्दे को अपने पास बुला लिया जाता है। और अपने पास बुला लिया गया और इसके बाद बुला लेने के साथ क्या होगा? अब यहां दो ऑप्शंस होंगे। कब यह होगा? तो ये कब, फिर क्या होगा? जब कोई फैसला हो गया हो, कोई गलत फैसला हो गया हो। ध्यान रखो, जो उत्प्रेषण ये है और प्रतिषेध दोनों में अंतर है। जो प्रोहिबिशन था और सर्टोरेरी था उस दोनों में यही अंतर है कि वो फैसला होने वाला है तब करता है, रोक देता है। ये फैसला हो गया है तब की बात करता है। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा कि जो भी गलत हुआ है, अब ये कब होगा? इसमें भी कंसर्न्स होंगे। तो जब अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस होगा, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा। पार्शियलिटी होगी। पार्शियलिटी का मतलब निष्पक्षता का अभाव रहा होगा, निष्पक्षता का अभाव रहा होगा। या फिर ऐसा रहा होगा कि दोनों ही पक्षों को सुनने का मौका नहीं मिला, मतलब दोनों ही पक्षों को प्रॉपरली नहीं सुना गया होगा। ऐसे कंसर्न्स में भी ये दिया जाएगा। अब जब कोर्ट के पास ये मुद्दा आएगा तो क्या करेगा? जो सुपीरियर कोर्ट के पास है उसको ऐसे राइट होंगे। सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा? या तो गलत फैसला को बदलकर या हटाकर अपने तरीके से फैसला कर दे, अपने तरीके से फैसला कर दे, जो फाइनल डिसीजन है वो अपने अकॉर्डिंग दे दे। या फिर जिस कंसर्न्स पे पूरा पूरा फैसला ही दे दे वो। या फिर ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जो हिस्सा गलत है, जो हिस्सा रॉन्ग है, या जिस हिस्से पे क्वेश्चंस उठाए गए हैं उन हिस्से को पूरा सॉल्व करके अगेन उस मुद्दे को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए कोर्ट को ही भेज दे, उसी कोर्ट को जिस कोर्ट से लाया गया है। या इफेक्टिव पार्ट या विवादास्पद पार्ट, विवादास्पद या जो डिस्प्यूटेड पार्ट है, डिस्प्यूटेड पार्ट का फैसला कर वापस उस कोर्ट को भेज देगा, लोअर कोर्ट को भेज देगा।
अब यहां ध्यान रखो क्या होगा कि जो मुद्दा जहां पे कंसर्न्स है या तो उसे पूरी तरह फैसला ही कर दे अपने पास बुला के, या नहीं तो फिर ऐसा करे कि उसको वापस उसी कोर्ट, जो छोटा सा इश्यू होंगे, जिस इश्यू पे कंसर्न्स रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, उसको सॉल्व करे और उस पर गाइडलाइंस दे, उस प्रोवाइड करे, और जैसा भी निर्णय हो वो देके छोटे कोर्ट को भेज दे। अब लोअर कोर्ट उसको उस अकॉर्डिंग अपना सॉल्व करेगा, उस अकॉर्डिंग ही उसको चलना होगा। तो क्लियर हो गया प्रेशर में क्या होगा। प्रोहिबिशन में क्या था, पूरी तरह रोक दिया गया था फैसला होने से पहले ही। यहां फैसला हो गया है, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट उस मुद्दे को अपने पास बुला लेगा। जैसे कई बार होता है ना, तमाम गाइडलाइंस देने के बाद वो इरिटेट हो गया, इरिटेट होने के बाद लगा कि छोड़ो यार खुद ही फैसला कर देते हैं। ऐसे कंसर्न्स में इस मुद्दे को अपने पास बुला लेता है। अपने पास बुला लेने के बाद कोर्ट के पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो पूरी तरह फैसला खुद दे दे और ये जो पुराना फैसला इसको पलट दे और अपना फैसला दे दे प्योर, या नहीं तो कुछ उस पार्ट पे जो विवादास्पद पार्ट है उसका फैसला करे और रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करने के लिए विद गाइडलाइंस, विद डायरेक्शंस वो लोअर कोर्ट को भेज दे, लोअर कोर्ट उसे अपने तरीके से सॉल्व करे। क्लियर हो गया। तो ये 4 हो गए। इसके बाद जो 5th वाला पार्ट है इसको कहते हैं को वारंटो, अर्थात अधिकार पृच्छा। जो 5वां रिट है वो है को वारंटो अर्थात अधिकार पृच्छा। ये जो को वारंटो है, स्पेशली ध्यान रखो प्रतिषेध और उत्प्रेषण किस पे होगा, केवल जुडिशियल ऑफिसर पे होगा। ये भी ध्यान रखो। जो 3 और 4 है, अर्थात 3 में कौन था, प्रोहिबिशन और सर्टेररी, ये दोनों ही केवल जुडिशियल ऑफिसर पे ही लागू होंगे, केवल जुडिशियरी पर ही। मैंडेमस किस में था, एग्जीक्यूटिव पे भी लागू होगा, जुडिशियरी पे भी लागू होगा, प्राइवेट व्यक्ति पे नहीं। ये भी क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव पे नहीं, एग्जीक्यूटिव पे लागू नहीं होंगे, पर लागू नहीं। ये प्राइवेट व्यक्ति पे भी लागू नहीं, प्राइवेट व्यक्ति पर भी लागू नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस सब पे लागू था, मैंडेमस एग्जीक्यूटिव पे भी लागू था लेकिन प्राइवेट व्यक्ति पे लागू नहीं था। जो प्रोविजन और सर्टेररी है वो केवल जुडिशरी पे लागू होगा, ना एग्जीक्यूटिव पे ना प्राइवेट व्यक्ति पे लागू होंगे। अब इसमें कंसर्न होगा जो 5th वाला रिट है वो है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होगा सामान्यतः ये किसी भी पे लागू होंगे, या तो एग्जीक्यूटिव पे भी या फिर जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पब्लिक पोस्ट को धारण करता है, चाहे वो जुडिशियरी का हो या एग्जीक्यूटिव का हो या किसी संस्था या सरकार का हो। यहां यह प्रश्न उठता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी वाले पद पे बैठ गया है और वो व्यक्ति उस लायक नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति ने किसी छल छद्म या किसी भी तरह से फ्रॉड करके या जैसे भी होगा वहां बैठ गया। तो ऐसे कंसेस में कोर्ट के पास ये राइट होता है कि उस व्यक्ति से पूछे कि आप जो इस पद पे बैठे हो वो किस अधिकार से बैठे हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि वो व्यक्ति उस पद पे बैठा है गलत तरीके से तो वो गलत फैसला भी देगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसे कंसर्न्स में कि भविष्य में किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, या वो व्यक्ति जब ऑथराइज नहीं है, वो व्यक्ति जब क्वालिफाइड नहीं है, तब भी वो कैसे उस पद पे बैठ के फैसला दे रहा है। तो सामान्यतः ये क्या है, को वारंटो अधिकार परीक्षा। इस पे कंसर्न्स ये होता है किसी पद पर बैठे व्यक्ति, पद का मतलब फिर क्या होगा, सरकार या देश से संबंधित पद, सरकार से संबंधित, प्राइवेट में नहीं, स्पेशली ध्यान रखो किसी पद पर, सरकारी आदि, केवल गवर्नमेंट आदि पर बैठे व्यक्ति के लिए। अर्थात ये किसके लिए लागू हो सकता है, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। अब किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा कि को वारंटो, अर्थात आपको किसने राइट दिया इस पद पर बैठने का। मतलब ये होगा कि हु एडमाइस यू, हु गवर्न या फिर हु ऑथेंटिकेट यू, किसने आपको राइट दिया। मतलब इस पद पर बैठने का, इस पोस्ट को, इस पोस्ट पर बैठने का, अर्थात इस पोस्ट पर बैठने का किसने आपको राइट दिया, यह बात है को वारंटो में पूछी जाती है। इसके लिए भी क्या है, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, इसके लिए भी कोर्ट कौन जा सकता है, लोकस स्टैंडी यहां भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि लोकस स्टैंडी का मतलब जो अधिकारी है, सरकारी प्राधिकार का कोई व्यक्ति है, वो कुछ भी फैसला ले सकता है। और यदि उसकी बहाली ही गलत हुई है, गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, तो फिर तो उसका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए कहा था इसमें भी कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।
स्पेशली ध्यान रखो, अन्य सब में क्या है, लोकस स्टैंडी लागू है। तो इसका मतलब एक और भी हमने पढ़ाया था, जो पहला रिट्स था, कौन, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस में और को वारंटो में, इस दोनों ही व्यक्ति में लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता, लोकस स्टैंडी लागू नहीं। अर्थात को वारंटो के रिट को भी जारी करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट पहुंच सकता है। किस पद के लिए होगा, सरकारी पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, इस पद के लिए पूछने के लिए कि आप गलत है या नहीं है। अब यहां ये कंसर्न होंगे कि यदि सरकारी या किसी पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हाँ, इसमें ध्यान रखो जो पूर्ण प्रसाद का पद है, जैसे कुछ पद होते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जैसे किसी को सेक्रेटरी रखनी है, जैसे मान लो केंद्र सरकार में कोई सचिव है, तो सचिव की जो पोजिशनिंग हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ, इसके लिए कोई वारंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो कुछ पद होते हैं जो पूर्ण प्रसाद का पद होता है। पूर्ण प्रसाद का मतलब यह होगा कि ऐसे पद जैसे ओएसडी एटसेट्रा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज एटसेट्रा, कुछ में व्यक्ति को स्पेशल राइट्स मिली होती है कि वो किसी व्यक्ति को रख सके। तो जहां स्पेशल ऐसी छूट मिली हुई है तो अलग कंसर्न्स है, अदरवाइज जहां कहीं भी कंसर्न्स है, जैसे प्रसाद वाला पद होगा मतलब राष्ट्रपति के मर्जी से, तो जहां मर्जी है वैसा कोई कंसर्न्स नहीं होंगे। जहां अन्य कोई भी विधान है, जहां कोई भी रूल्स हैं, उस पोस्ट के लिए लागू होगा। स्पेशल डिस्क्रिशनरी पोस्ट अर्थात विवेकाधीन शक्ति वाले पोस्ट पे लागू नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया ये, मतलब को वारंट किस पे लागू होगा, ध्यान रखो सरकारी अधिकारियों पे, और उसमें भी कौन सा, तो सरकारी अधिकारी पे भी उस अधिकारी पे जिस पे की कोई नियम है, ऐसा नहीं जो विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उस पे नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। अब यहां कंसर्न्स ये होंगे कि को वारंटों की जरूरत क्या होती है, क्योंकि सरकारी पद पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है और उस गलत से लंबे समय के लिए देश को बड़ा हानि ना हो, इसके लिए को वारंटों का इस्तेमाल किया जाता है। और को वारंटो कौन करता है, तो को वारंटो कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोर्ट में पहुंच सकता है, कोर्ट ही जारी करेगी इसके लिए। हो गया आर्टिकल 32 हमारा समाप्त। आर्टिकल 32 के बाद अब हम लोग एक सेशन और लेंगे, उस सेशन में आर्टिकल 33, 34 और 35 को पढ़ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारे समाप्त हो जाएंगे पार्ट 3 का। आर्टिकल 33 याद करिए, थोड़ा सा पार्ट हमने वहां बताया ही था कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो आर्मी, मिलिट्री एटसेट्रा कंसर्न या पुलिसमैन एटसेट्रा से या गुप्तचर व्यवस्था कोई है, उस पे सरकार की राइट्स है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। फिर 35, 34 और 35 कि पार्लियामेंट कैसे आपातकाल के दौरान नियम बना सकती है, या कैसे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकती है, उसके उल्लंघन पे क्या नियम बना सकती है। ये आगे के सेशन में हम लोग आर्टिकल 33, 34 और 35 की चर्चा करवा लेंगे। आई होप ये 32 आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।